अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे अपने दिन को भरपूर तरीके से। और आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिला नॉवल ओ गर्ल यू आर माइन एपिसोड 14, जिसको आपके लिए तहरीर कर रही हैं सैयदा तहसीन। तो फिर जल्दी से चलते हैं नॉवल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, बटन दबाइए ताकि हमारी नई और मेरी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं नॉवल की तरफ। असफी मीनू के पास ही बैठा था जब उसका सेल फोन बजने लगा था। उसने मोबाइल पॉकेट से निकाल कर देखा तो नैना की कॉल थी, लेकिन कॉल रिसीव करते ही नेटवर्क इशू की वजह से कॉल डिस्कनेक्ट हो चुकी थी। घर से कॉल है, सुनकर आता हूँ। असफी मीनू के हाथ की पुष्ट को सहलाते हुए बाहर निकल आया, जबकि मीनू अपने जिंदा बच जाने पर कलस रही थी। जो कुछ साइन कर चुका था, उसकी अजियत तो अंदर ही अंदर उसे मार ही रही थी, लेकिन असफी का ये मोहब्बत भरा रवैया उसे खुद से नफरत पे उकसा रहा था। उसे शर्मिंदगी के गड्ढे में धकेल रहा था कि जिससे वो अब तक नफरत करती आई थी और उसके साथ अपने रिश्ते को कबूल नहीं कर रही थी, आज उस नफरत की जगह यकसर शर्मिंदगी ने ले ली थी। अब उसे लग रहा था कि कभी असफी ने उसके मुतालिक ठीक ही कहा था कि वो काबिल नफरत है। कैसे बताएगी इस शख्स को कि उस पे क्या कयामत गुजरी है? कैसे बताएगी अपने साथ साथ वो उसकी इज्जत को भी नीलाम कर चुकी है? मीनू बेबसी से सिसकती जा रही थी, क्योंकि शहाब साहब के बीमार होने का सुनकर वो अब खुद को अपनी जान लेने से भी बाज रखे हुए थी। असफी चलते चलते पार्किंग एरिया में आ चुका था और नैना को कॉल कर रहा था। कॉल रिसीव होते ही असफी ने कश्यप का पूछा था। बाबा थाने गए थे, लेकिन अभी तक तो कोई खबर नहीं मिली। बस दुआ करो कि जहाँ भी हो महफूज हो और घर लौट आए, वरना फूफू का तो रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। मीनू कैसी है अब? मैंने उसकी खैरियत मालूम करने के लिए कॉल की थी। नैना ने कश्यप की वापसी की बाबत मायूसी से जवाब दिया, लेकिन अगले ही पल उसके हक में दुआ करते ही मीनू की खैरियत दरियाफ्त करने लगी। ठीक है, वो काफ़ी चोटें आई हैं, अभी शायद एक दो रोज़ हॉस्पिटल में लग जाएं। शाम को आऊँगा तो खुद मामा को बताऊँगा, वरना ऐसे वो ज़्यादा परेशान हो जाएंगी। बात करते करते अचानक असफी की निगाह एक शख्स पर आकर ठहर गई। बालाज? असफी हैरत से उसे देखते हुए बड़बड़ाया। क्या कह रहे हो? बालाज को क्या हुआ है? उसकी बड़बड़ाहट सुनते ही नैना ने सफसार किया। नहीं, कुछ नहीं। अच्छा चलो ठीक है, मैं फ़ोन रखता हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। असफी ने इजाज़त चाही ताकि उस शख्स के करीब जाकर यकीन कर सके कि वो वाकई बालाज ही है। अच्छा सुनो, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हुई या मीनू के लिए कुछ बनवाना हो तो मुझे कॉल कर देना, और अपना ख्याल रखना, सब ठीक हो जाएगा। नैना की बात पर नागहा असफी का ध्यान बालाज से हट चुका था, क्योंकि वो हमेशा हर मोड़ पे ऐसे ही उसकी हिम्मत बंधाती थी, एक अच्छे दोस्त की तरह, भले अल्फाज से ही सही, लेकिन उसकी परेशानी दूर करने की कोशिश करती और ये यकीन दिलाती थी कि वो उसके साथ है। हम्म तुम भी दुआ करना कि कश्यप ठीक हो और जल्द उसकी तरफ से कोई खबर मिल जाए। बाकी मीनू अब शुक्र है खतरे से बाहर है। ठीक है, मामा का ख्याल रखना। असफी ने सपाट से अंदाज में बात मुकम्मल करते ही कॉल डिस्कनेक्ट कर दी थी। उसने बात खत्म करते ही आगे पीछे निगाह दौड़ाई, लेकिन बालाज अब वहां नहीं था। बालाज यहाँ क्या कर रहा था, जबकि अंकल तो कह रहे थे वो कराची गया हुआ है? फिर वो यहाँ कैसे? असफी को उसे यहाँ देखकर तशवीश हुई थी। बालाज कश्यप का चेकअप करवा के उसे गाड़ी में बिठाकर खुद स्टोर से मेडिसिन लेने चला गया था, और जैसे ही वो मेडिसिन लेकर पार्किंग की तरफ बढ़ा तो दूर खड़े असफी की निगाह उस पर पड़ी थी। उसने बालाज को तो देख लिया था, लेकिन ये नहीं देख पाया था कि उसकी बहन, जिसकी फिक्र में वो घुल रहा है, अभी वो इसी शख्स के साथ है। जबकि कश्यप ने भी गाड़ी हॉस्पिटल से निकलते हुए मिरर से वहां खड़े असफी को, जो कि फोन पे बात कर रहा था, देख लिया था। असफी भाई? बालाज, बालाज प्लीज गाड़ी रोकिए, वहां पीछे पीछे असफी भाई को देखा है मैंने। कश्यप उसे हॉस्पिटल में देखकर फिल वक्त अपनी बीमारी और परेशानी भुला चुकी थी। उसकी बात सुनते ही बालाज ने स्पीड तेज करते ही गाड़ी हॉस्पिटल से निकालकर मेन सड़क पर डालते ही दौड़ा दी थी। जब ही वो पल में ही असफी की नजरों से ओझल भी हो गए और उसे पता ही नहीं चला। असफी भी उसे बालाज का अहम शक्ल समझ के सर झटकते हुए अंदर की जानिब कदम बढ़ा गया। पागल हो गई हो? बहुत शौक हो रहा है असफी भाई से मिलने का, तो 2-3 दिन तक पूरा कर लेना। फिलहाल तुम मेरे साथ हो, बाकी सबको तो भूल ही जाओ।
बालाज ने अपनी अजली ढिठाई के बाईस कहा। अच्छा प्लीज अपना फोन तो दे दें, मैं एक बार, सिर्फ एक बार उनसे बात कर लूं, उनसे खैरियत मालूम कर लूं, उनसे पूछूं वो यहाँ क्यों आए हैं। खुदा न खासा मामा की तबीयत। कश्यप ने जुमला अधूरा छोड़कर आपदा के मुतालिक सोचते ही फिर से रोना शुरू कर दिया था। चुप, बिल्कुल चुप करके बैठ जाओ, और अब ये रोना धोना मचाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, चलती गाड़ी से धक्का दे दूंगा। कुछ नहीं हुआ किसी को भी, जरूरी नहीं है कि वो आपदा आंटी को ही हॉस्पिटल आया हो, उसका कोई दोस्त भी तो एडमिट हो सकता है। पागल हो गई हो, आपदा आंटी को किसी पास वाले हॉस्पिटल लेकर जाता या यहाँ इतनी दूर इस हॉस्पिटल लाता। बालाज ने उसे बुरी तरह डपट दिया था। दे दीजिए एक धक्का, ताकि आपको भी सुकून मिल जाए और मेरी भी जान बख्शी हो सके। कश्यप ने अपनी हथेलियों से रुखसार रगड़ते हुए कर्ब से कहा, मेरा सुकून तो तुम्हारे कुर्ब में पन्हा है, जिसे तुम हमेशा ऐसी जबान संभाल करके, बातें करके और खुद से दूर करके गारत करने की कोशिश में रहती हो। बालाज ने उसका हाथ थामे हुए सपाट से अंदाज में सरगोशी की थी, जबकि कश्यप ने उसकी बात के जवाब में कुछ भी कहने की बजाय सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ बमुश्किल जब्त किया था और अपना हाथ उसके हाथ से छुड़वाने में कामयाब रही, जो बालाज को किसी तौर नहीं भाया था। जब ही उसके तेवर फिर से बदल गए थे। मेरी इजाजत के बगैर घर में किसी से भी राब्ता करने के मुतालिक सोचना भी मत, समझ गई? बेवकूफ लड़की, जानती हो कि तुम इन सब की नजर में लापता हो और फिल वक्त मेरी कस्टडी में हो। फिर अस्री से मिलना और राब्ता करने जैसी अहमकाना बातें करने का क्या जवाब बनता है? नॉनसेंस। बालाज को ख्याल आया कि अब कहीं वो फार्म हाउस पहुंचकर किसी से राब्ता करने की कोशिश ना करे। जब भी वो पहले ही उसे वार्न कर गया। आप क्यों इतने जालिम हैं? अगर मीनू या शाहब अंकल में से कोई हॉस्पिटल होता तो क्या तब भी आप यूं ही लापरवाही दिखाते? कश्यप ने उसकी बातें सुनकर नफरत आमेज लहजे में सवाल दागा। जस्ट शट अप। बाबा या मीनू को खामखा किसी भी बात में घसीटने की जरूरत नहीं है, इसलिए ये फालतू की बकवास करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। वो ठीक है और तुम्हें खामखा ड्रामा क्वीन बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे घर वाले भी ठीक होंगे, तुम्हारे लापता होने से मर नहीं जाएंगे, बेफिक्र रहो। बालाज ने इंतहाई काटदार लहजे में कहा तो वो उसे नखों से देखकर रह गई। वो तमाम रास्ते बेआवाज आंसू बहाती रही और वो कठोर बनकर खामोशी से ड्राइंग रूम में मसरूफ रहा। फार्म हाउस पहुंचते ही वो गाड़ी से उतरते ही अंदर की सिमत दौड़ी थी। कमरे में पहुंचकर उसने दरवाजा बंद कर लिया था और सोफे पर बैठे घुटनों में मुंह दिए रोने लगी थी। उसका दिल बहुत घबरा रहा था कि जाने हॉस्पिटल में कौन होगा और एसपी वहां क्यों गया। ये दो सवाल उसके हवास गुम करने के लिए काफी थे। बालाज ने जैसे ही कमरे के दरवाजे के बाहर खड़े होकर डोर नॉब घुमाया तो डोर लॉक था। उसका गुस्सा फिर से आसमान को छूने लगा था। पता नहीं ये लड़की क्या चाहती है, क्यों मेरे सब्र का इम्तिहान लेती है, वो गुस्से में बड़बड़ाया। उसने बमुश्किल खुद पर कब्जा करते हुए साबिर चाचा से कहकर चाबी के जरिए लॉक खुलवाया और उन्हें जाने का इशारा करके अंदर आ गया। दरवाजा बंद करते ही उसने गुस्से से कमरे में नजर दौड़ाई तो वो सोफे पर बराजमान थी। उठो, मेडिसिन ले लो। बालाज ने अंदर आते ही अपने गुस्से पर काबू रखा। रख दें, जब लेनी होंगी मैं ले लूंगी। कश्यप ने चेहरा ऊपर उठाए आंसू साफ करते हुए सपाट से अंदाज में कहा। जब लेनी होंगी से क्या मुराद है? जानती भी हो कि सुबह कितना तेज बुखार था तुम्हें, कितनी तबीयत खराब थी तुम्हारी। बालाज ने उसकी संग कदम बढ़ाए और कश्यप की बात पर दफतन उसका लहजा भी बदल गया। आपको मेरी तबीयत की फिक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और हाँ, अगर कुछ हो गया तो इस सूरत में भी डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मेरी लाश उठाकर कूड़े के ढेर पर फेंकवा दीजिएगा। सब यही समझेंगे कि कोई दरिंदा अपनी हवस में डालकर वहाँ फेंक गया। आपकी मुश्किल आसान हो जाएगी। पहले की तरह अब भी किसी को नहीं पता चलेगा। पहली दो बीवियों की तरह अब भी कोई आप पर शक तक नहीं करेगा। कश्यप अपनी हकारत से फिर से उसके सब्र का इम्तिहान लेने को थी। कश्यप, बालाज ने शिद्दत से धारते हुए हाथ उठाया, जो हवा में ही मौल्लक रह गया, और उसे मारने से खुद को बाज रखा, जिसकी वजह शायद साबिर चाचा की बातें थीं। उसने सख्ती से जबड़ा भेजते हुए आंखें मूंद ली। रुक क्यों गए? मारिए ना, पहुंचाइए अपनी मर्दानगी को तस्कीन, क्योंकि आप जैसे मर्दों में सच सुनने का हौसला ही कहाँ होता है। कश्यप ने भी उसके हाथ उठाते ही यकलख्त आंखें मूंद ली थी, लेकिन अगले ही पल आंखें खोले उसके हाथ को रुका हुआ देखकर वो भी गुस्से से मुखातिब हुई। कश्यप, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि खामोश हो जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बालाज दांत पीसते हुए बोला। वो भी गम और गुस्से की हालत में खामोश नहीं बैठी थी।
آپ سے برا کوئی ہو بھی نہیں سکتا۔ بالاج نے ہاتھ میں پکڑا ہوا میڈیسن والا شاپر سامنے دیوار پر دے مارا تھا۔ کشف ایک دم سے بالاج کی اس حرکت پر لرزی تھی، جبکہ وہ اسے گھورتا ہوا لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے باہر نکل گیا۔ بالاج ساتھ والے کمرے میں آیا۔ دروازہ بند کرتے ہی اس نے کمرے کی ہر شے کو تہس نہس کر دیا تھا۔ شدت سے دھاڑتے ہوئے اس نے دیوار پر مکہ مارا اور کچھ دیر دیوار پر ماتھا ٹکا کر وہ اس کی باتوں کو سوچ کر کرتا رہا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے ڈرار سے سگریٹ کی ڈبیاں نکالی اور ساتھ ہی نیچے والی ڈرار میں موجود ایک بوتل بھی نکالی۔ بوتل کو میز پر رکھا اور وہاں صوفے پر بیٹھتے ہی سلگا کر کش لگانے لگا جب باہر دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر صابر چاچا کھڑے تھے، جو شور سن کر اس طرف آئے تھے کہ کہیں وہ پھر سے کشف پہ تو نہیں برس رہا، لیکن کشف سے معلوم ہوا کہ وہ اس کمرے میں نہیں ہے، شاید ساتھ والے روم میں ہو۔ جبھی صابر چاچا اس طرف آ گئے تھے۔ صابر چاچا، میں کچھ دیر اکیلے رہنا چاہتا ہوں۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے دروازے کے باہر کھڑے رہے، پھر مایوسی سے پلٹ گئے۔ شہاب صاحب کی طبیعت سنبھلی تو انہیں ڈسچارج کر دیا گیا۔ وہ بھی لمحے کی تاخیر کیے بنا بیٹی کے پاس چلے آئے تھے۔ مینو میری جان، کیسے ہوا یہ سب؟ وہ اس کے سرہانے کھڑے اس کے رخسار پر ہاتھ رکھے محبت سے پوچھ رہے تھے، جبکہ مینو نے ان کے ہاتھ کو پکڑ کر آنکھوں پہ رکھ لیا تھا اور جواباً روتی جا رہی تھی۔ اسفی بھی اسے یوں روتے دیکھ کر بے چین ہو گیا تھا۔ کچھ بھی نہیں ہوا، آپ بہت جلدی ٹھیک ہو جائیں گی، اب رونا نہیں، ہم سب ہیں نا آپ کے پاس۔ اسفی بھی دوسری جانب اس کے سرہانے آ کھڑا ہوا اور محبت بھرے لہجے میں گویا ہوا تو شہاب صاحب بھی پہلی بار اسفی کی طرف سے اور بیٹی کے نصیب پر مطمئن اور شاکر تھے، جبکہ اس کے محبت بھرے لہجے سے مینو کے آنسوں میں روانی آتی گئی۔ اسفی نے شہاب صاحب کی موجودگی کی پرواہ کیے بنا انہیں پوروں میں چن لیا۔ مینو پلیز مت روئیں، اسفی نے اس کے آنسو صاف کرتے ہی رسان بھرے لہجے میں کہا تو وہ دوبارہ نگاہیں ہی نہیں اٹھا پائی کہ قسمت نے محبت کرنے والے شخص کا ساتھ ہوتے ہوئے بھی وہ کیوں غیر میں محبت تلاش کرتی رہی، کیوں اس کی محبت کی بھکاری بنی جو انسان تھا ہی نہیں بلکہ بھیڑیا تھا، اور جب محبت لوٹانے کو تیار رہتا تھا اسے تو وہ ہمیشہ دھتکارتی رہی۔ ایک سسکی ابھری اور وہ سختی سے آنکھوں کو موند گئی۔ بس میری جان، کچھ بھی نہیں ہوا میرا بچہ، دیکھو تم اسفی کو بھی پریشان کر رہی ہو اور مجھے بھی، بس چپ، شاباش۔ اب کی شہاب صاحب نے اس کی ڈھارس بندھائی۔ انکل آپ یہی ہیں تو میں ذرا گھر جانا چاہتا ہوں، ماما کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، 2 گھنٹے تک آ جاؤ گا، مینو کے لیے بھی کچھ بنوا لاؤں گا، پھر رات میں یہیں رکوں گا، آپ گھر چلے جائیے گا۔ اسفی کو اس کا رونا بے چین کیے دے رہا تھا۔ جب بھی اس نے شہاب صاحب سے اجازت مانگی تھی، ویسے بھی تو اسے شام کو گھر جانا ہی تھا۔ کیا ہوا اب تک کو؟ شہاب صاحب نے فکر مندی سے پوچھا۔ بس آپ کی طرح بی پی ہائی تھا کافی، اب جا کر دیکھتا ہوں ورنہ پھر ہاسپٹل لے جاؤں گا۔ اسفی کشف کے بارے میں بتاتے بتاتے رک گیا کہ وہ پہلے ہی مینو کی وجہ سے کافی اپسیٹ ہیں، کہیں یہ خبر سن کر پھر سے ان کی طبیعت نہ بگڑ جائے، اس لیے وہ خاموش ہی رہا۔ ٹھیک ہے بیٹا تم جاؤ، اور میری طرف سے بھی انہیں پوچھنا، میں بھی کسی ٹائم چکر لگاؤں گا، اور مینو کی فکر مت کرنا، میں یہی ہوں جب تک تم واپس نہیں آ جاتے، شہاب صاحب نے شائستہ لہجے میں کہتے ہوئے اسے اجازت دے دی تھی۔ اسفی بھی مینو پہ ایک نگاہ ڈالتے ہوئے انہیں خداحافظ کہتا جا چکا تھا۔ شہاب صاحب وہیں بیٹی کے پاس سامنے دیوار کے ساتھ پڑے صوفے پر دراز ہو چکے تھے اور اس سے باتیں کر کے اس کا جی بہلانے کی کوشش کرنے لگے۔ وہ بظاہر تو وہیں تھی، ان کی باتیں سن رہی تھی، لیکن ذہن کہیں اور ہی بھٹک رہا تھا۔ صبح سے شام ہو گئی تھی، لیکن بالاج کمرے سے باہر نہیں نکلا تھا۔ صابر چاچا کو تو اس کی فکر ستائے جا رہی تھی، لیکن کشف بھی اس کی طرح ہر جذبے سے آری کٹور بنی بیٹھی تھی۔ بٹیا آپ جائیے تو وہ دروازہ کھول دیں گے، دیکھیے نا انہوں نے دن کو بھی کھانا نہیں کھایا، نہ ہی آپ نے کھایا ہے، پتہ نہیں کیسی ضد لگائے بیٹھے ہیں آپ دونوں۔ میں انہیں دن کو بھی بلانے گیا تھا لیکن انہوں نے منع کر دیا تھا، اور ابھی بھی جا چکا ہوں، لیکن وہ تو اپنی ضد پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ چابی سے کھولنے سے ڈرتا ہوں کہ کہیں زیادہ غصہ نہ ہو جائیں، آپ جائیں، شاید آپ کی آواز سن کر دروازہ کھول دیں۔ صابر چاچا آپ کا شک کی منتیں کر رہے تھے کہ وہی غصے کو تھوک دے اور اسے منا لے۔ نہیں صابر چاچا سوری، میں نہیں جاؤں گی، انہیں نہ تو میری ذات عزیز ہے اور نہ ہی میرے گھر والوں کی کوئی پرواہ ہے، پھر میں ان کی فکر کیوں کروں؟ اور یہ نکاح بھی تو انہوں نے بس میرے بھائی سے انتقام لینے کے لیے کیا ہے نا، انہیں تو بس اپنی ذات ہی نظر آتی ہے یا پھر اپنے گھر والے عزیز ہیں، تو ایسے خود غرض انسان کی پرواہ کرنے کی مجھے بھی ضرورت نہیں ہے۔ جانتے ہیں
आज असफी भाई वहाँ हॉस्पिटल में नजर आए। पता नहीं वो क्यों आए होंगे वहाँ। अल्लाह करे मामा ठीक हो। तब से मेरा दिल बहुत परेशान है साबिर चाचा। लेकिन आपके बाला साहब तो इस कदर बेहिस इंसान है कि मुझे ना तो उनसे मिलने दिया ना ही फोन करने की इजाजत दी। बात के आखिर तक कश्यप से सकने लगी थी। मैं आपकी तकलीफ को अच्छे से समझ सकता हूँ बिटिया, मगर दुआ ही कर सकता हूँ। लेकिन वो भी तो अपनी जगह ठीक थे। जब उन्होंने आपको अगवा करके यहाँ रखा हुआ है और सबसे छुप कर निकाह किया है, तो अभी मिलने या फोन करने की इजाजत कैसे दे सकते हैं? खैर, आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह वहाँ सब ठीक होंगे। चलिए, अब उन्हें मना कर ले आए। वो दवाई नहीं लेंगे तो उनकी तबीयत भी बिगड़ सकती है। साबिर चाचा उसे हमदर्दी का इजहार करते हुए उसे फिर से बालाज को मनाने पर उकसाने लगे। बिगड़ने दें साबिर चाचा, शायद ऐसे ही उन्हें दूसरों की जज्बात का कुछ एहसास हो जाए। मुझे ऐसे बेहिस इंसान को बिल्कुल भी नहीं मनाना। अब कि वो भी उसकी सोहबत में रहकर उसकी तरह ही बेहिसी वाली बातें करने लगी थी। साबिर चाचा मायूसी से पलटने लगे कि निगाह सामने उठी और दरवाजे में खड़े बालाज पर नजर पड़ते ही वो उसकी लाल आंखें देखकर जान गए कि वो इस वक्त गुस्से में है। उसके आसाब भी शदीद तनाव का शिकार लग रहे थे। बालाज बाबा, साबिर चाचा ने उसे सामने देखकर बेयकीनी से बस इतना ही कहा था। मतलब वो कश्यप की सारी बातें सुन चुका था और जाने अब उसके साथ क्या करे। साबिर चाचा, आप जाइए, आराम कीजिए और अब हमें डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा। खाना किचन में ही रहने दें। खाना हुआ तो इसे बोलूंगा गर्म करके ले आएगी। बालाज ने तने हुए आसाब के साथ इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, जबकि उसकी गुस्सीली निगाहें तो कश्यप पे ही टिकी थीं। लेकिन बालाज बाबा, साबिर चाचा ने कुछ कहने के लिए लब्बा किए ही थे कि बालाज ने उनकी बात मुकम्मल नहीं होने दी। साबिर चाचा, जो कह रहा हूँ वो कीजिए। खाना खाइए और जाइए, आराम कीजिए। हाँ, एक और बात, आज इस कमरे से कोई भी आवाज़ आए तो उस पर कान धरने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यही समझिएगा कि ये मामूल का शोर है। वो अब भी वहीं खड़ा था और लाल अंगारा आंखें भी मुसलसल कश्यप पे ही टिकी थी। अब के बालाज की बात पर कश्यप ने भी मुड़कर उसे देखा और बमुश्किल थूक निगलते उंगलियों को एक दूसरे में उलझाए आंखें मूंदे लबों से एक लंबा सांस खारिज करते हुए खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश कर रही थी और नर्वस होने से बात अट रही थी। बालाज बाबा, उनकी बात पर साबिर चाचा की बड़बड़ाहट बहुत मध्यम थी, जिसके जवाब में बालाज ने हथेली उठाई, जैसे कह रहा हो कि बस अब आप जाइए। साबिर चाचा को उसे देखकर यकीन हो चला था कि वो अपने हवासों में नहीं है, उसने ड्रिंक कर रखी है। लेकिन वो सर झुकाए खामोशी से बाहर की सिमत कदम बढ़ा गए तो बालाज ने दरवाजा लॉक करते ही उसकी जानिब कदम बढ़ाने लगा। उसने अपना कोट उतार कर सोफे पर फेंका तो वहीं सोफे पर बैठी कश्यप ने यकलक थी खौफ से लरस कर आंखें मूंदी थी। अगले ही लम्हे वो चेंज करने जा चुका था, लेकिन अपनी बातों और लाल अंगारा आंखों से उस पर अपनी धाक बिठा चुका था। कश्यप का इस वक्त शिद्दत से जी चाहा कि वहां से भाग जाए, क्योंकि उसमें इस शख्स का उताप सहने का यारा नहीं था। खौफ से वजूद सर्द पड़ने लगा था। इतना बड़ा तो फार्म हाउस है, कहीं भी छुप जाती हूँ। कम से कम जब तक ढूंढ नहीं पाए तब तक तो इस शख्स की पहुंच से दूर रह सकूंगी। यही सोचकर वो जल्दी से जूते पहने उठी। अभी चंद कदम आगे बढ़ी थी कि बारात की गंभीर आवाज उसे अपने खुद से सुनाई दी। कहाँ जा रही हो? वो चेंज करके इसी तरफ ही आ रहा था। मैं वो पानी लेने जा रही थी। कश्यप नजरें चुराते हुए फर्श पर निगाहें टिका गई। पानी लेने जा रही थी या मुझसे भागने की जस्तजू में हूँ, क्योंकि पानी तो कमरे में पड़ा है ना। बालाज ने उसके रूबरू खड़े होते ही अबरू चढ़ाए हुए कहा। अगले ही पल उसने कश्यप के दुपट्टे को उससे जुदा करते ही सोफे की तरफ उछाला। तो बालाजी क्या कर रहे हैं आप? दूर रहिए मुझसे। फिर से निगाहें उससे टकराई तो वो उनकी वहशत को ता देर नहीं देख पाई। जब ये दुपट्टा उठाने की गर्ज से सोफे की तरफ बढ़ी तो बालाज ने उसके कलाई से दबोचे हुए बेड पर पटक दिया। क्या कह रही थी तुम? मुझे सिर्फ अपनी ज़ात अजीज है। मैं दरिंदा हूँ, मैं बेहोश हूँ। हाँ, यही कह रही थी ना तुम मुझे? तो ठीक है, फिर तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ, ताकि कूड़े के ढेर से तुम्हें उठाया जाए तो वाकई उन्हें पता चले कि तुम्हें यहाँ किसी दरिंदे नहीं फेंका है। बालाज ने उसकी जानिब कदम बढ़ाते हुए एक एक लफ्ज पर जोर देकर कहा। बालाज प्लीज, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप इस वक्त होश में नहीं है, इसे प्लीज दूर रहिए मुझसे। कश्यप की आंखें खौफ से फैल रही थी। उस इशारात को भी तो
उसने कश्यप की सुने बिना अपने रिश्ते के तकाजे को निभाया था। तब उसकी शिद्दत का सहना कश्यप के लिए मुश्किल था, और आज तो वो अपने हवासों में ही नहीं था। जब भी वो अपने वजूद को घसीटते हुए पीछे बैकग्राउंड से जा लगी थी। हाँ, नहीं हूँ मैं होश में। तुम्हें सामने देखकर मदहोश हो जाता हूँ ना। बीवी हो तो फिर तुमसे दूर रहने का तो कोई जवाब ही नहीं बनता। बालाज ने बेड पर बैठते हुए मायने खेजी से कहा, और वो उसकी बातों पर पर्दा हैरत में मुब्तला हुई कि कभी वो बहकी बहकी बातें करने लगता और कभी बातों से बिल्कुल भी नहीं लगता था कि वो होश में नहीं है। ठीक है, अब से मैं आपकी हर बात मानूंगी। जो आप कहेंगे मैं वो ही करूंगी। किसी बात में बहस नहीं करूंगी, लेकिन प्लीज दूर रहिए मुझसे। वो अब उसके सामने सरेंडर करते हुए इल्तिजाओं पर उतर आई थी। जी फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसे लगी आपको आज की एपिसोड? जुड़े रहिएगा क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के साथ, जहाँ बहुत जल्द हम एक नई एपिसोड लेकर हाजिर होंगे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।